एक कहानी सुनाऊं। एक था राजा, एक थी रानी। दोनों मर गए, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं, यहाँ से शुरू होती है। कहानी उस दौर की जिस दौर ने पूरी दुनिया की राजनीति को पलट के रख दिया। उस दौर ने ऐसे बदलाव किए हैं जो आज तक, आज के इतिहास तक सारी दुनिया की राजनीति में व्याप्त हैं। ना तो उन्हें कभी निकाला जा सकता है, ना ही कभी हटाया जा सकता है। कहानी उस वाक़ये की कि ऐसा क्या हुआ कि वो क्रांति ना तो सफल हो पाई, ना ही वो पूरी तरह से विफल हो पाई। कहानी उस वाक़ये की जब महात्मा गांधी ने ये कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि ऐसी क्रांति भारत में हो। कहानी उस नरसंहार की जब फ्रांस की सड़कें पूरे खून से लथपथ हो चुकी थीं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी के सोने का ताज पहन इठलाती है। दोराह समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर ने ये लिखा तो हिंदुस्तान के लिए था, लेकिन उससे पहले कहीं बहुत कुछ घटित हो चुका था जिससे ये प्रेरित किया जा सकता है। ये सब शुरू होता है 17th सेंचुरी में, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन पूरे चरम पर चल रहा था। तब फ्रांस में उनके ही शासन पूरा ही की कुर्सी डगमगाने लगी थी। लेकिन खैर, जैसा कि हर जगह होता है कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता है। सत सिक्का ज़रूर पलटता है, हर पेड़ एक दिन मुरझाता है। ऐसा ही हुआ कुछ फ्रांस में। कहानी को शुरू से समझने के लिए वहाँ के थोड़े से राजसत्ता के सिस्टम को समझते हैं। फ्रांस की 17th सेंचुरी की राजसत्ता 3 भागों में बटी थी। 3 भागों में, यानी सबसे ऊपर आता था नोबेलिटी, जिसे हम राज परिवार या राजा के आसपास के लोग कह सकते हैं। दूसरा आता था क्लर्गी। क्लर्गी तब तक का राजा के बाद सबसे पावरफुल ग्रुप होता था। क्लर्गी में अधिकतर पुजारी, पादरी और बिशप आते थे। तीसरा हिस्सा होता था वहाँ के किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग, जिसमें वहाँ के पत्रकार, वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के कलाकार लोग आते थे। ये तीसरा हिस्सा ही आखिर में चल के सबसे ऊपर पहुँचा। कैसे? इसकी पूरी कहानी की कथा यही है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तब फ्रांस की सत्ता में केवल 2 धड़े हुआ करते थे। सबसे ऊपर नोबेलिटी और उसके ऊपर क्लर्गी। नोबेलिटी और क्लर्गी ही हर उस पर डिसीजन पे लिया करते थे। नोबेलिटी और क्लर्गी ही हर डिसीजन लिया करते थे। लेकिन फिर मांग उठने लगी कि जो सबसे निचला तबका है, जहाँ के किसान, जिसको पेसेंट कहा जाता है, कि उनको क्यों नहीं हिस्सेदार बनाया जाए। ये मांग उठी, पुरजोर मांग उठी। उसको नोबेलिटी को झुकना पड़ा और उन्हें तीसरा हिस्सा अपनी संसद का बनाना पड़ा। इस तरह से यहाँ फ्रांस की पहली तारीख लिखी। ये हुआ 1779 में, जब फ्रांस अपनी सत्ता के 2 धड़े बनाता है। पहला, जिसे राइट विंग कहते हैं, जो राइट साइड के लोग बैठते हैं। दूसरा, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट विंग। खैर, लेफ्ट विंग और राइट विंग तब से आइडियोलॉजी बनी और पूरी दुनिया में चली, लेकिन उन पर बात हम किसी और दिन करेंगे। तब दरअसल जब तीसरा धड़ा बना, तब तीसरे धड़े के पास सारे ग्रुप का पूरा एक वोट होता था। नोबेलिटी का एक वोट होता था और क्लर्की का भी एक ही वोट होता था। जब बात आती थी कोई डिसीजन लेने की, तब नोबेलिटी और क्लर्की एक हो जाते थे और अकेले बचते थे पेशेंट्स, यानी कि किसान और मजदूर। यहाँ 2 अंक होते थे और यहाँ 1 अंक होता था, और मजबूरन 2 अंकों का पलड़ा भारी होता था, इसलिए उनका वोट जीत जाता था। क्लर्गी यानी कि पादरी लोग जो थे, उन्होंने आम लोगों को ये बता रखा था कि राजा जो है वो ईश्वर का दैवीय अवतार है, हमें उसका हर हुक्म मानना चाहिए। और खुद क्लर्गी ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, हमें हर कोशिश पर उनका सम्मान करना चाहिए। लोग करते भी थे, लेकिन ऐसा हमेशा चल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट नहीं था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास इस पर से उठने लगा। तो
चर्चों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी, या चर्च अपने आप को इतना सुप्रीम मानने लगे थे कि वो लोगों को धमकाने लगे थे कि तुम हमारे अगेंस्ट, तुम इस बाइबल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक किस्सा है 16th सेंचुरी का। 16th सेंचुरी में बाइबल में ये लिखा गया था कि आप सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तब एक साइंटिस्ट हुए, तो मुझे नहीं पता साइंटिस्ट कहना ठीक रहेगा, उन्होंने अपना टेलीस्कोप निकाला और उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो जब उन्होंने ये बात सामने रखी तो वहाँ के चर्चों के पादरियों की जो है कि वो वहीं खिंच गए कि भाई तुमने कैसे हमारी बाइबल को चैलेंज कर दिया, और तुम तो धर्म विरोधी हो, और तुम्हें तो जीने का भी हक नहीं होना चाहिए, तुम ईश्वर के विरुद्ध चले गए। और उन्होंने उस गैलीलियो को उठा के जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुना दी। धीरे धीरे ये और भी ऐसे विचारक आने लगे, और भी ऐसे बुद्धिजीवी आने लगे जो चैलेंज करने लगे, डायरेक्ट चैलेंज करने लगे, चर्चों को डायरेक्ट चैलेंज करने लगे बाइबल को, और उनकी अपनी सत्ता खिसकती हुई दिखाई दी। इसलिए उन्होंने और स्ट्रांगनेस बढ़ाई, और उन्होंने टाइथ का जो है वो एक सिस्टम, कहते हैं कि सिस्टम थोप दिया। टाइथ यानी कि अपने हिस्से का 10th पार्ट, यानी कि अपने हिस्से का 10वां भाग आपको चर्च को देना होता था टैक्स के रूप में, ताकि आपके लिए, धर्म के लिए पादरी काम कर सके। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे जो उस दौर की जनता पे थोपे जाते थे। धीरे बात हो गई कि दो धड़े बन गए हैं, एक राइट विंग और लेफ्ट विंग, और एक नोबेलिटी। तो फिर क्रांति क्यों हुई? नेपोलियन वो व्यक्ति था जो इसने दल का नेतृत्व किया था, और बाद में जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे उसी के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। जब दोनों देशों में जंग हो रही थी तब वहाँ की रानी अपने लिए महल बनवा रही थी। कहते हैं कि वहाँ की रानी ने अपने लिए एक अलग महल बनवाया था, और उन्हें कुछ ज़्यादा ही सजने संवरने का शौक था। तो उन्होंने अपने सिर पर एक जहाज बनवाया था, जो कि तब के हिसाब से फैशनेबल रहा होगा। फिर तो एक के बाद एक उनके निशाने पे आते चले गए, और कत्लेआम होते चला गया, और फ्रांस की सड़कें पूरी खून से लाल हो गई। इसलिए मैंने कहा है कि इतिहास उस दिन काला नहीं, लाल हुआ था।